हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज मैंने लिया है क्लास 11th की मैथ्स और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी मैथ्स है। यदि आप इसे मन लगा के पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा और जो आपको आगे काम देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज लिया है अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में, जो हमारा चैप्टर 9 है। ठीक है ना, चैप्टर 9 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मतलब इजी भी है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि समूह के, मैंने इसको कुछ लिख लिया है, कुछ नोट्स मैंने बनाया है और मुझे लगता है कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जब हम अनुक्रम बोलते हैं तो हमारे माइंड पे चलता है कि मतलब एक ऐसा कुछ होगा जिसमें एक क्रम होगा। तो आप लोग सही समझ रहे हैं, अनुक्रम में क्रम का बहुत ही महत्व होता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा कि जब हम कहते हैं कि समूह के अवयवों को अनुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब एक समूह है और उसके अवयवों को हमने एक अनुक्रम में सूचीबद्ध किया है, तब हमारा तात्पर्य क्या होता है कि समूह को इस प्रकार क्रमिक किया गया है कि हम उसके सदस्यों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं कुछ, जैसे विभिन्न समयों में मानव की जनसंख्या अथवा बैक्टीरिया अनुक्रम की रचना करते हैं। जैसे आज एग्जाम्पल के लिए 2011 में हमारी जनसंख्या मान लो 1 अरब है, मान के चलते हैं 1 अरब है। ठीक है ना, फिर 2012 में कितनी हो जाएगी, 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। फिर 2013 में कितनी हो जाएगी, 1 अरब 20 करोड़ हो जाएगी। फिर 2000 मतलब 13, 14, 15, तो हर वर्ष क्या होगी, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2012 में जो जनसंख्या थी वो 2011 में होगी, रही होगी, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जो जनसंख्या 2012 में है वो 2012 में ही रही होगी, है ना। मतलब पहले जनसंख्या मान लो 1 अरब थी, उसके बाद 1 अरब 10 करोड़ हो गई, तो 2012 में हुई है ना, 2011 में तो नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि पहले साल इतनी थी, दूसरे साल इतनी थी, उसके क्रम को हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक समय के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनका क्रम बदलेंगे तो जनसंख्या कम नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया क्या होते हैं कि कभी 10 थे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 150, मतलब एक निश्चित संख्या से नहीं बढ़ते हैं वो। हाँ, लेकिन इतना तो रहता है कि बढ़ते ही हैं वो। ठीक है, बढ़ते ही हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये पहचान सकते हैं कि अभी बैक्टीरिया 50 हैं, तो आगे कुछ समय बाद 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, हम ये ना कहेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 50 ही होंगे, अब 100 ही होंगे। ठीक है, मतलब कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अब इसका मतलब है जैसे पहले दिन 50 बैक्टीरिया थे, दूसरे दिन 100 हो गए, तो दूसरे दिन जो बैक्टीरिया हैं कितने हैं, 100। तो यदि कोई पूछता है कि दूसरे दिन कितने बैक्टीरिया हुए, तो 100 हुए ना, हम ये थोड़ी ना कहेंगे 50। पहले दिन के लिए 50 बोलेंगे, दूसरे दिन के लिए 100 बोलेंगे, तीसरे दिन के लिए और कुछ बोलेंगे। मतलब कि हर एक दिन कितना परिवर्तन हुआ, ये जो हमको संख्या मिल रही है उससे हम बता सकते हैं कि आज 100 है, तो ये दूसरे दिन का है, पहले दिन तो 50 था। ठीक है, तो कोई धनराशि जो बैंक खाते में जमा कर दी जाती है, ठीक है, विभिन्न वर्षों में एक अनुक्रम का निर्माण करती है। जैसे आपने 500 रुपये जमा कर दिया, फिर ब्याज मिली आपको मान लो 100 रुपये, 600 हो गया। ठीक है ना, फिर ब्याज मिली आपको 3 महीने बाद या 5 महीने बाद। ठीक है, तो वो 700 हो गया। तो इस तरह से एक क्रम बन जाता है। ठीक है, तो राशि का पहला जो पद है यदि हम देखें तो कितना है, 500 था, मान लो 500 आपने जमा किया। दूसरा पद 600 हो जाएगा क्योंकि उसमें 100 की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, समय के साथ आपकी राशि में बढ़ोतरी हो रही है, उस राशि में चेंज हो रहा है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि
राशि का पहला पद 600 होगा, राशि का दूसरा पद ही कहलाएगा 600, क्योंकि वृद्धि बाद में हुई है, आपने राशि तो उसमें 500 ही जमा की थी ना। तो मानक क्रियाओं कई क्षेत्रों में अनुक्रमों का, अब देखो मानव क्रियाओं के कई क्षेत्रों में अनुक्रमों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, ठीक है। तो ये तो यूज़ की बात हो गई। अब कुछ ऐसे अनुक्रम भी होते हैं जिनमें विशेष पैटर्न होते हैं, ठीक है। जैसे आपने गुल्लक लिया, आज 10 रुपये जमा किया, फिर अगले दिन 10 रुपये, फिर अगले दिन 10 रुपये, तो पहले दिन जमा किए 10, अगले दिन जमा किए 10, तो कितना हो गया, 20 हो गया, फिर अगले दिन 10 जमा किया तो 30 हो गया। एक पैटर्न बन जाता है, मतलब कि 10-10 का ही हर बार डिफरेंस आपको मिल रहा है। कि पहले मतलब सारी चीज़ों को यदि डे वाइज हम कलेक्शन करें, देखें, तो पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था, फिर 40 था, तो हर एक पद में 10-10 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यदि हम, ठीक है, तो एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है कि यदि इसका दूसरा पद निकालना है या दूसरे दिन कितना पैसा जमा हुआ है, तो हम 10 जोड़ दें तो हमको उसके आने वाले समय में कितना पैसा उसमें होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो अनुक्रम होता है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी। अब श्रेणी के प्रकार, जैसे आपकी श्रेणी हो जाएगी समांतर श्रेणी, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। इसके अलावा गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, फिर हरात्मक श्रेणी भी होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 10 को 3 से भाग देते हैं हम जब, तो हर चरण में हमको कितना मिलता है। जैसे पहली बार भाग दिए 3 मिल गया, अभी दशमलव तक हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं उसको, फिर दशमलव के एक स्थान तक डिवाइड करेंगे तो 3.3, फिर एक स्थान तक डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान तक 3.33, फिर 3.333 आदि भी एक अनुक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। कि पहले पद में हमको 3 मिला, दूसरे में 3.3 मिला, मतलब एक क्रम है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्रम के बीच में, हर एक पद के बीच में सेम डिफरेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही अनुक्रम में जो संख्याएं हमको मिलती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसका पद बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रम में जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी, अनुक्रम के पद कहलाएंगे, ठीक है। अब अनुक्रम के पदों को A1, A2, A3 इससे हम शो करते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पद के साथ जो लगी संख्या, जैसे यहाँ पे क्या है 1, 2, 3 ये लिखा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, पदांक कहते हैं, जो उसका क्या बताती है, स्थान बताती है। अब अनुक्रम का nवां पद nवें स्थान को निरूपित करता है, ठीक है। nवां पद nवें स्थान को निरूपित करता है कि nवें स्थान में क्या होगा, ठीक है। अब अनुक्रम में संख्याएं कितनी हैं उसके हिसाब से अनुक्रम को हम 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे परिमित अनुक्रम, मतलब जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जिसे हम काउंट कर सकें, गिन सकें। अब अपरिमित अनुक्रम, जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, मतलब उसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। व्यवस्थित संख्याओं जैसे 1, 1, 2, 3, 5, 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 की पुनरावृत्ति हुई है ना, 1-2 बार आया है। तो ऐसा इसमें कोई स्पष्ट पैटर्न दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, किंतु अनुक्रम की रचना पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यक्त की जा सकती है। कैसे हम दिखा सकते हैं कि इसके पहले दूसरे पद क्या है, सेम है। तीसरा पद यदि पहले और दूसरे पद को जोड़ दें तो हमको तीसरा पद मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे यदि nवां पद निकालें तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनुक्रम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिबोनाची बोलते हैं, ठीक है, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं। प्रत्येक अनुक्रम में यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसके लिए एक विशेष सूत्र होगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, अभी कुछ सवाल लगाएंगे तो हमको लगेगा यार इसका एक सूत्र है, एक सूत्र होगा, है ना। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक विशेष सूत्र होगा, किंतु फिर भी ऐसे अनुक्रम के निर्माण के लिए कोई ना कोई सैद्धांतिक योजना अथवा नियम की आशा तो की ही जा सकती है, ठीक है। कोई ना कोई हम योजना बना सकते हैं कि इस तरह का अनुक्रम बन जाए, है ना, कि उसका हम nवां पद निकाल सकें, ठीक है, जो पदों A1, A2, A3, AN का क्रमागत रूप दे सकें। मतलब कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें कि हम बता सकें कि इसका पहला पद ये ही होगा, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये होगा, ठीक है। ये हमको देखना है कि किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग श्रेणी के बारे में जानेंगे, ठीक है।